ठीक है, अगर आवाज में कोई मसला हो तो बेटा बता देना, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कैटलिस्ट, हमने स्टार्ट कर दिया था। कैटलिस्ट के अंदर बेटा जो तुम्हारे दूसरे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। ठीक है ना, ये एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे कैटलिस्ट होते हैं ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को आपके इंक्रीज करते हैं या ऑल्टर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द कैटलिस्ट। ये भी आपके पास जो आपके बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें जो हम कल डिस्कस कर रहे थे एंड में कि आपका जो फूड होता है, जो आप स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में या प्रोटीन्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जो आपके प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स जिसको कहना चाहिए, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक आपके पास ये कंपाउंड। इनको ब्रेक करता है कौन? कैटलिस्ट, इनटू वेरी स्मॉल, यानी आपके प्रोटीन्स है तो आपके अमाइनो एसिड्स वगैरह के अंदर, और इसी तरीके से आपके पास जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो बिल्कुल सिंपल शुगर यूनिट्स के अंदर, जो आपके पास ग्लूकोज यूनिट है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज कैटलिस्ट। ठीक है, और जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है, यानी जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है, जो उसके ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। अगर जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, हमारे जो सेल्स हैं दे आर अनएबल टू एब्जॉर्ब द फूड दैट वी ईट। जब वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए कि आपके जो सेल्स हैं, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, तो आपको उससे पहले क्या करना है? ब्रेक करना है। तो दीज आर व्हाट कैटलिस्ट दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे आपके पास अगर हम कहेंगे, हमारे जो सलाइवा होता है बेटा, उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है? एमिलेज मौजूद होता है। एमिलेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपके जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है? जो आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं उसमें आपको स्टार्च मिलता है, ठीक है ना बेटा, इट्स अ लॉन्ग चेन कंपाउंड, और इसको फिर वो ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर? हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन इनटू शुगर। ठीक है, और इसके अंदर मतलब आप समझेंगे की एंड लॉक वाला सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मतलब इसको समझाने के लिए हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न का कैटलिस्ट का, यानी जो सरफेस एरिया जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न का, जो जैसे एमएलएज है, अगर एमएलएज है तो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा उसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं इसको सरफेस का हिस्सा समझ लूं, इसका कुछ समझो इस तरह का कुछ पैटर्न है, की तरह से तुम्हारी की होती है ना कि स्पेसिफिक पैटर्न, बिल्कुल इस तरह इसका एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन? जो स्टार्च होगा ना, सिर्फ वही इसके अंदर लॉक हो सकेगा, और जब वो लॉक होगा तो उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये आपका एंजाइम है एमिलेज, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एमिलेज जो आपके सलाइवा के अंदर होता है, मुंह में आपके, ठीक है। अब स्टार्च जो होता है वो एक लॉन्ग चेन है, ठीक है, ज्वाइन हुआ हुआ है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्च में आपसे कह दूंगी इस तरह का है कुछ, इस तरह का, वो आके ना इसमें आपके फिक्स हो जाए, यानी अगर मैं स्टार्च को फिक्स करना चाहूंगी तो वो क्या होगा कि वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आके इस फेस के ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे की एंड लॉक वाला सिस्टम होता है ना, इस तरह से आके इस पे फिक्स हो जाए। ठीक है, फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद होगा क्या कि अब जब इस पे फिक्स होगा तो ये आसानी से इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब ये आपके पास इजीली क्या हो सकता है? इस की एंड लॉक सिस्टम की वजह से, या आपका जो एक स्टार्च का एक बड़ा मॉलिक्यूल था उसको समझे आपको टू पीसेस के अंदर बहुत इजीली से ब्रेक करना है। एक पोर्शन आपका फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, एक पोर्शन बी, तो इसमें से इसको दो पोर्शन के अंदर ब्रेक कर। लेकिन ये जो एंजाइम, ये जो एमिलेज है, एमिलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च ही फिक्स हो पाएगा, क्योंकि स्टार्च के ही मॉलिक्यूल का ये वाला पैटर्न होगा। जैसे आपका की जो हर ताले की चाबी एक डिफरेंट होती है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसका पैटर्न होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक आपकी की के पैटर्न से ही मैच करेगा जो उसको अनलॉक कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एमिलेज के पैटर्न पे ही मैच होंगे, ठीक है, तभी वो उसको ब्रेक कर सके। ये चीज क्लियर हो रही है ना? कि इज दिस क्लियर? सही। ठीक, आपके पास इस तरीके से आपके पास एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे होते हैं।
आपकी जो स्टमक होता है उसमें प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, उसमें प्रोटीएसिस आपके पास होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं आपके जो फूड आप इनटेक कर रहे होते हैं उसको इनटू स्मॉलर पीसेस, ताकि एब्जॉर्प्शन पॉसिबल और डाइजेशन पॉसिबल हो सके फूड, ठीक है बेटा। तो इनकी कुछ राइट। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैंने आपको उसकी लिखवाई थी, तो इसी तरह इन एंजाइम्स की भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या आपके पास कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन। इनको हम दे आर एक्चुअली व्हाट, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सेकेंडली दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो एमिलेज है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च को ही शुगर में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो एमिलेज है ये प्रोटीन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जो प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हमने दूसरे वाले जो कैटलिस्ट है उनमें बात की थी कि इंडस्ट्री में अगर आप अमोनिया बना रहे हैं तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, ठीक है। या आप मार्जिन बना रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए निकल एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, निकल के अलावा दूसरा यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो आपके एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑल्सो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जिस तरह एमिलेज ओनली वर्क ऑन स्टार्च, इसी तरीके से प्रोटीएसिस जैसे मैंने आपको कहा कि इट ओनली वर्क्स ऑन प्रोटीन, ठीक है ना। मैं लिख देती हूँ नाम ताकि तुम्हें थोड़ा सा अगर याद रहे दिमाग में रखने के लिए। एमिलेज जो है वो सिर्फ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से आपके प्रोटीएसिस जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स के लिए होते हैं। और भी बहुत सारे आपके पास बायोलॉजिकल एंजाइम्स है, ठीक है। थर्ड वन बेटा आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टी है दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। इसका क्या मतलब है सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज? जैसे आपने बहुत दफा देखा होगा ना बेटा, अगर आप कोई खाना है, अगर वो आपके पास बाहर टेबल में रखा हुआ है, गर्मी हो रही है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर होने की वजह से ये जो होता है ना आपका खाना जल्दी डीके हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को चीज को फ्रिज में रख दें, ठीक है, तो वो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, वो सही रहता है काफी अर्से टाइम तक। ये जो आपके बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं ना बेटा ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कुछ एंजाइम्स आपके मोस्टली जो एक्टिव टाइम होता है ना एंजाइम्स का, एक्टिव सॉरी एक्टिवली जिसमें वो एक्ट करते हैं वो टेम्परेचर होता है इट इज अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है ना वो आपके पास इस टेम्परेचर पे इफेक्टिवली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इट इज अराउंड 35 to 40। इसमें आपके एंजाइम्स जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है। हमारी बॉडी का जो थ्रू आउट टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप और भी जैसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आप अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल के अंदर जो है वो हम यीस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये जो यीस्ट है ना ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो आपका ये 35 से 42 तक, ठीक है ना, 42 या 45 तक, यहाँ पे आपके पास जो यीस्ट होती है जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल इफेक्टिवली काम कर रही हो। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर इससे कम हो जाए, अगर कम हो जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, यानी एंजाइम मौजूद होता है, कैटलिस्ट वहां पे मौजूद है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर नहीं कर पाएगा इसका मतलब, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर मजीद बढ़ जाए यानी 40 से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस वक्त क्या होगा कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं या आपके जो कैटलिस्ट होते हैं ना, खासतौर पे एंजाइम्स की बात की जा रही है, तो एंजाइम्स होते हैं ये डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर हो जाने का मकसद क्या है कि इनका ये जो एक लॉक एंड की जो आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है ना वो खत्म हो जाता है, यानी वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाता है। अगर इनका ये पैटर्न खत्म हो गया जिसकी वजह से दे आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च या ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन, ठीक है, वो पैटर्न ही खत्म हो गया तो वो तो बिल्कुल बेकार है। इनएक्टिव हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, इनएक्टिव हो गया वो अलग बात है, ठीक है। वो आपका टेम्परेचर फिर से आपका हाई होगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे चले गए यानी 40 से ऊपर चले गए तो उस वक्त क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर का मकसद क्या है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, अब वो कैटेलाइज कर ही नहीं पाएंगे आपके रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि उनका वो एक स्पेसिफिक पैटर्न था दैट बेसिकली डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये चीज क्लियर हो? यस।
हेलो। जी मैं सो गई। ठीक है, तो आपके पास बेटा जिसके अंदर एंजाइम्स जो इफेक्टिवली आपके पास वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके 3 कंडीशन है। एंजाइम्स वर्क इफेक्टिवली बिटवीन, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, कभी आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो। ठीक है। और एंजाइम्स जो होते हैं आपके पास, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इनएक्टिव हो जाते हैं when the temperature is too low. एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर या तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि destroyed, and then temperature is सही है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? चौथी बात बेटा आपको बता, दे आर सेंसिटिव टू पीएच। पीएच चेंजेस या बेटा, जैसे पीएच वैल्यू अगर आपकी चेंज हो रही है तो एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम करता है हर इंसान। जैसे आपको मैं एमएलएस के एग्जांपल दूं, तो एमएलएस जो है वो हमारे कहाँ के पे काम करता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ पे, ठीक है ना? हमारा जो माउथ है इसका पीएच जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। क्लियर? लेकिन जो प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होता है ना, वो किसमें ब्रेक डाउन होता है? स्टमक। ठीक है, और स्टमक की जो पीएच वैल्यू इट इज लेस देन 7, यानी स्टमक के अंदर एसिडिटी एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, स्टमक का पीएच इज लेस देन 7। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है, जब हम मुंह में कोई भी चीज खा रहे हैं बेटा, च्यू कर रहे हैं, तो वो जाता है तो स्टमक में है ना। तो इसका मतलब आपके पास जो एमिलेज है वो आपके स्टमक में भी जाएंगे, लेकिन वो वहां पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर तो आपका बॉडी का वही है 35 to 40 के अराउंड, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाएंगे वहां पर भी। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू पीएच वैल्यू। जो स्टमक है उसके अंदर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, उस लेस देन पीएच वैल्यू पे वो अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर सिर्फ प्रोटीएसिस ही काम करेगा। प्रोटीएसिस जो है वो एसिडिक जो आपका एनवायरमेंट है उसके अंदर काम करेगा, और जो एमएलएस है वो न्यूट्रल एनवायरमेंट में काम करेगा। आई बात समझ में? सो दे आर व्हाट? पीएच सेंसिटिव ऑल्सो। अगर पीएच वैल्यू चेंज होगी, सो आपके पास जो मतलब वो दे आर बेसिकली सेंसिटिव, यानी अगर आपके एमिलेज वो न्यूट्रल आपके पास पीएच वैल्यू पे यानी 7 पीएच वैल्यू पे वर्क कर रहा है, तो लेस देन 7 पे इट विल नॉट वर्क। सिमिलरली प्रोटीएसेस अगर लेस देन 7 पे कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके न्यूट्रल जो पीएच वैल्यू जहां पर हो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वहां पर वो वर्किंग करे। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? सही। सही। अच्छा, 1 मिनट बैठो। हेलो, हाँ नक्की बेटा, ये जो आपका स्टमक है ना, इसको आप लिखेंगे स्लाइटली अल्कलाइन का। इसको वही मैं चेक करी थी, मुझे थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। इट इज नॉट स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, सही। आपके पास ये सही। न्यूट्रल होता है, स्लाइटली अल्कलाइन 7 to 8 के दरमियान पीएच पे। सही है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना फिर। सही। और आपका जो प्रोटीएसिस होता है, मतलब जहां पे आपका स्टमक है, दैट इज व्हाट ऑफ कोर्स एसिडिक, क्योंकि उसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है जब टू किल द बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो ये आपके एसिडिक होता है, यानी एमिलेज आपके पास स्लाइटली अल्कलाइन जो आपके पास पीएच वैल्यू उस पर वर्क करेगा, और जो प्रोटीएसिस है वो एसिडिक उसके अंदर आपके पास वर्क करेगा। ठीक है, दे आर व्हाट? सेंसिटिव टू पीएच वैल्यूज।
सही। तो हमारे पास अभी इंशाल्लाह हम करेंगे जब अल्कोहल बनाएंगे तो वहां पर हम यीस्ट को भी देखेंगे, यीस्ट इज ऑल्सो द एंजाइम। और वो भी इसी तरीके से आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, देखेंगे कि वहां पर हम इसको उसकी सर्टेन कंडीशंस है जिसपे वो वर्क करेगा। सही। ठीक। हम्म। अब ये चैप्टर ना बेटा आपका कंप्लीट हो गया पूरा। सही है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपके पास आपकी बुक है अभी करीब? मैं कि एक मिनट में बुक का एक पेपर शेयर कर रही हूँ नहीं। तो उसकी एक्सरसाइज में तो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकना। ठीक है, आप यहां से हम आ जाते हैं सबसे पहले इस पर। सही। क्लियर विजिबल हो रहा है? The diagram shows the apparatus used to measure the rate of a reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. The mass of the flask and the contents is measured at regular intervals of time. Which graph correctly show how the mass of the flask content changes with time? अब ये तुम इसका ग्राफ बना चुके हो, ठीक है ना? लास्ट अभी क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिक्रीजिंग मास है उसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? ए होता है। कंफर्म है? सोचो थोड़ा सा और। बल्कि नहीं, डिग्रीज मास का डी होता है, डी। डी वाला मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है पहले बताओ तो। न कि अब ऐसा तो कोई भी ग्राफ नहीं बनाया बेटा। ऐसा तो मैंने एक्सेलरेशन वाले में भी नहीं बनाया। कौन सा ग्राफ है सोचो जरा, वरना कॉपी मौजूद है देखो उसमें डिक्रीज इन मास। ये वाला जो आपके पास है आप इसमें डिक्रीज इन मास मेजर में कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं हाउ द मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट चेंजेस विद टाइम। तो ये तो तुम्हें पता चला कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो बाहर जाएगी, तो जो कंटेंट है उसका मास आपका डिक्रीज होगा। ठीक है ना? यानी मास और फ्लास्क ठीक। जो है ये दोनों आपके पास इनके मास जो है वो डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज अच्छा, होंगे तो मीन्स डिग्रीज होंगे लेकिन कभी जीरो नहीं होंगे। जीरो नहीं होगा ना, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। सी होगा ना। ठीक है। फिर आप सेकंड में देखो, लाइम स्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजिंग which condition does not affect the rate of reaction? मतलब आप कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज करें लेकिन उससे इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब इसमें से एक चेक करो, क्या कॉन्सेंट्रेशन से होगा इफेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन में एसिड की बढ़ा दूं तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। चेंज होगा। ठीक है। लाइम स्टोन का पार्टिकल स्टोन साइज अगर के चेंज, पार्टिकल साइज भी नहीं होगा, चेंज होगा तो अगर ज्यादा बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा। मतलब ऑल्टर होगा। प्रेशर, प्रेशर होगा आंसर। प्रेशर क्यों होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, प्रेशर के लिए मैंने एक स्पेसिफिक चीज बताई थी कि प्रेशर जो है सिर्फ कब एक्ट करेगा, प्रेशर से भी होता है ऑल्टर अगर गैसेस होंगी। हाँ यानी हाँ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हो या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक तो गैस हो ना। लाइम स्टोन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। सही। सही। क्लियर। Which element is mostly likely to be used as an industrial catalyst? देखो, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में कौन सा यूज हो सकता है? एक तो तुम जो एक एलिमेंट मैंने आपको बताया हुआ है इसका ही लिखा हुआ है सिंपली यहाँ पे, और जो केमिकल मार्जिन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? देखो, सोडियम तो हो नहीं सकता। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है इसमें?
नकी तुम सुन नहीं रहे हो तो इसका मतलब है आवाज आ रही है। निकल बेटा। और ये मैंने आपको बताया था कि जो मार्जरीन होता है उसको बनाने के लिए यूज होता है। आई आवाज? मैं आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। क्या वो डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? नहीं, वो आवाज कट रही थी आपकी। अब याद हो गया, निकल याद रखिएगा, निकल जाए वो मार्जरीन के लिए यूज होता है बेटा। सही। अच्छा अब नेक्स्ट है, अमोनिया इज मेड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर इन दिस प्रोसेस? अच्छा इसके अंदर अभी हम प्रेशर देख लेते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, इसमें डबल एरो है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस वाले को स्किप कर देते हैं, आगे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने नहीं पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रेशर चेंज करने से किस डायरेक्शन में ऑल्टर करेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। ये नेक्स्ट वाला भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर आ जाओ। सही। द यूजुअल कंडीशन फॉर हेबर्स प्रोसेस, ये भी आपका उसी का ही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस की। सेवेंथ पे आ जाता है। हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन? ये बताएं। देखिए आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ। हेलो नकी। मिस। जी बोले। मिस आवाज आ रही है मिस? जी आ रही है, आप मुझे ऑप्शन का आंसर बताएं। मिस इसका डी है। ठीक है। डीए, वरना तुम अगर अपना पेन यूज कर सकते हो तो तुम वैसे खुद भी कर सकते हो इसको। अच्छा, विच इंडस्ट्रियल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट? अच्छा ये अभी आई थिंक आपको इतना नहीं पता होगा ना, सबका नहीं पता। जैसे क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तुमने अभी नहीं पढ़ा। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ कंबशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कार एग्जॉस्ट। खैर पढ़ा हुआ तो है तुमने। अब जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बनाते हैं, ये आई थिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी अभी तुमने नहीं पढ़ी है ना? पढ़ ली है, मेटल्स पढ़ लिया है तुमने? हेलो नकी। माइक ऑन रखो, कोई शोर मचा रहे क्या घर पे तुम्हारे? जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बता सकते हैं बेटा नकी? ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा है भी तुमने क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट? हाँ ना, पढ़ा है मैंने। हाँ, बी पढ़ होगा लिया है? इसका। पढ़ लिया है? मिस लेकिन मुझे तो याद पड़ रहा है कि उसमें कुछ था। क्या था ये बता दो जरा मुझे। उसके अंदर तो सिंपल हम आयरन ओर डाल लेते, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डाल लेते, कोक डाल लेते। उसमें कौन सा कैटलिस्ट था? कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हम बनाते हैं ताकि वो उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे आपके पास क्या नाम है आयरन ऑक्साइड को आयरन में। ठीक है, सही। तो बी होगा ना इसका। ठीक है, जो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है क्रैकिंग इसके ऑफ अंदर भी आप हाइड्रोकार्बन। फिलहाल, क्योंकि आप ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं ना, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें कैटलिस्ट नहीं था। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में तो बता दिया था कि हैबेस प्रोसेस में इसमें होता है, आयरन हम यूज करते हैं। और इसमें भी ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आपका क्या होता है, अम, जो एग्जॉस्ट आपकी गैसेस निकल रही होती है तो इसके अंदर हम
रोडियम भी होता है आपके पास और प्लैटिनम भी होता है जिसको हम यूज करते हैं ना, ठीक है। और फर्स्ट क्रैकिंग है, क्रैकिंग भी कैटलिस्ट कैटलाइज्ड होती है बेटा। अच्छा, नंबर 9, द फॉलोइंग चेंजेस कुड बी मेड to the condition of the reaction between zinc and hydrochloric acid. Which pair of changes will increase the rate of reaction? ठीक है, क्या चेंज करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाए? एक सर। पहली वाली से होगा, फर्स्ट वाला पहले बताओ। इससे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जी मैं की, बी। इससे बढ़ेगा। सेकंड वाले से बताओ, इंक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ द जिंक। नहीं होगा। इससे नहीं होगा, पार्टिकल साइज से तो और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हम्म। इन प्रेशर ऑफ द ऑन द सिस्टम। ये भी नहीं होगा क्योंकि कोई गैस नहीं होनी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये होगा। ठीक है, तो फिर यानी आपके पास कौन से ऑप्शन हो गए इसमें? बी, सही। A student performs two reactions. Reaction one, अब देखो 10 ग्राम्स लिया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन विद एक्सेस इन्होंने 2 मोल पर डीएमक्यू। यानी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों केस में उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों की एक्सेस में यानी ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आपने जो चेंज किया वो किसको चेंज किया बेटा? मैग्नीशियम रिबन के मास को, यानी एक दफा कम डाला, एक दफा ज्यादा डाला। सही, इन बोथ experiments the volume of hydrogen produced is measured against time. The result plotted graphically. Which set of graph is correct? जी, रिएक्शन वन में आपके हिसाब से वॉल्यूम ज्यादा बनना चाहिए कम? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा होना बनना चाहिए। चाहिए। हाँ, ज्यादा बनना चाहिए। ज्यादा बनना चाहिए। क्यों ज्यादा बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए क्योंकि दूसरा आपके पास लिमिटिंग, अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट रख देते ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो फिर तो सेम वॉल्यूम बनता दोनों केसेस में, चाहे हम मैग्नीशियम रिबन को कितना भी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में ही है, यानी उसकी क्वांटिटी ज्यादा ही है। तो अगर आप कम मैग्नीशियम रिबन पाउडर यूज करेंगे तो कम वॉल्यूम बनेगा, और आप जब ज्यादा मास यूज करेंगे मैग्नीशियम रिबन का तो ज्यादा बनेगा। तो इस हिसाब से आपके पास कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए? यानी जो रिएक्शन वन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा कलेक्ट होगा। जी, इसका इसमें सिर्फ वॉल्यूम का फर्क है ना। वॉल्यूम भी और ज्यादा मास मैग्नीशियम रिबन होने के से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है ना। जी बेटा। मैं इसका मुझे सी लग रहा है। सी कह रहे हो ना? जी यस। ठीक है, तो सी ज्यादा सही होगा बेटा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम भी ज्यादा है और आप क्योंकि उसका मास बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं ना आप मैग्नीशियम में। सही। सही।
The which statement about catalysis is correct for a typical equilibrium reaction? अच्छा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल में पढ़ते हैं तो उसको तो छोड़ दो, ठीक है। Which graph represents how the rate of a reaction varies with when an excess calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid? हम्म, कौन सा होगा बेटा आपके हिसाब से? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम है ये, ठीक है ना। वॉल्यूम है ना, कौन ना डिक्रीज इन। जी बता सकते हैं बेटा ना कि ये ना रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट से बताना है आपको ये। इसमें ना वॉल्यूम ऑफ गैस है ना ही डिक्रीज इन मास है। हेलो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन वाला भी हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था ना, रेट वर्सेस टाइम। तो कौन सा होगा इसका बेटा? जी नकी।